अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएलथिफ्स एकेडमी। आज के सेशन में हम एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स जो हमने पिछले दो वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ दीज फोर्सेस। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो किस किस फोर्स पे अप्लाई होता है? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक या ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो हर टाइप ऑफ फोर्स पे अप्लाई होता है। द सेकंड क्वेश्चन इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज। जो किसी बॉडी की इनएबिलिटी होती है, इनएबिलिटी या जिसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ये डेफिनेशन है इनर्शिया की। इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए डी वर्ड, इनर्शिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन में कल डिस्कस किया था, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे मूव करना चाहती है या मूव होती है, एक अपोजिंग फोर्स लगता है उस बॉडी पे जिसका नाम हमने फ्रिक्शन दिया है। वो फ्रिक्शन किस की वजह से होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है रफनेस ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट है उसकी रफनेस की वजह से। फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ एडिशन है उसकी वजह से हो रहा है, या दोनों की वजह से हो रहा है, या इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। हमेशा याद रखना जो फ्रिक्शन होती है वो होगी बोथ बिकॉज ऑफ रफनेस एंड बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडिशन। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इज ए यूनिट ऑफ। नॉट किस चीज़ का यूनिट है? नॉट से हम क्या मेजर करते हैं? स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ, एक्सेलरेशन। नॉट जो है ये बेसिकली यूनिट ऑफ स्पीड है। हमेशा याद रखना नॉट जो होता है वो होता है 1.852 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मतलब ये स्पीड है, ये नॉट स्पीड का यूनिट है। और 1.852 बेसिकली जो होता है ये 1 नॉटिकल माइल होता है। अगर हम 1 नॉट बोलेंगे, 1 नॉट कितना होता है? वो होता है 1 नॉटिकल माइल पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 नॉटिकल माइल इज इक्विवेलेंट टू। एक नॉटिकल माइल जो है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 0.44 इंटू 1000 मीटर्स, 1.852 इंटू 1000 मीटर्स, 1.852 इंटू 100 मीटर्स और 1.44 इंटू 100 मीटर्स। हमने पीछे भी बोला कि होता है 1.852 किलोमीटर मतलब 1.852 इंटू 1000 मीटर्स। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। Okay, now the next question is what is the SI unit of pressure energy? प्रेशर एनर्जी के जो SI यूनिट्स है वो क्या होंगे? मैंने पहले ही बोला था एनर्जी जो भी किसी फॉर्म की एनर्जी होती है उसका यूनिट हमेशा जूल ही रहता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी पार्ट होगा, जूल। न्यूटन मीटर जो पहला ऑप्शन है वो बेसिकली जो है वो SI यूनिट है टॉर्क का, कि टॉर्क होता है फोर्स इंटू फोर्स आर्म। फोर्स के यूनिट्स न्यूटन और फोर्स आर्म के यूनिट्स मीटर। न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट है टॉर्क के। वाट के में पता है, वाट किसके यूनिट्स है? पावर के यूनिट्स है। प्रेशर एनर्जी के जो यूनिट्स है वो जूल ही रहेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। दिए गए क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है? डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन और वर्क डन। अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें खाली वर्क ऐसी एक क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। रेस्ट ऑल द 3 ऑप्शंस आर वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर्स। जो स्पीडोमीटर एक कार पे लगा होता है वो क्या मेजर करते हैं? वो एवरेज स्पीड मेजर करता है, या एवरेज वेलोसिटी मेजर करता है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करता है। हमेशा याद रखना जो स्पीडोमीटर लगा होता है कार पे वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करते हैं। सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओडोमीटर मेजर्स द। ओडोमीटर क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन या ऑल ऑफ द अबव। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर ये दोनों लगे थे। अगर आप बाइक या गाड़ी चलाते होंगे, गाड़ी का जो सर्कुलर पार्ट होता है जिसपे स्पीड लगी होती है, जिसपे वो लिखा होता है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। बीच में एक मीटर सा लगा होता है जो हमें देता है डिस्टेंस का वर्ड। वो जो मीटर है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है
वो डिस्टेंस मेजर करता है। जो बीच का जो वो मीटर लगा होता है उसी को बोलते हैं हम ओडोमीटर, वो डिस्टेंस मेजर करता है। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए, डिस्टेंस। ए बॉडी हैविंग जीरो स्पीड, अगर किसी बॉडी की स्पीड जीरो है तो इसका मतलब ये क्या है, इज ऑलवेज अंडर रेस्ट, वो रेस्ट कंडीशन में हैज़ ऑलवेज जीरो एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन जीरो हैज़ ऑलवेज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑलवेज अंडर मोशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इज ऑलवेज अंडर रेस्ट। देखो ऑप्शन बी अगर हम देखेंगे हैज़ ऑलवेज जीरो एक्सेलरेशन, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी जीरो स्पीड तो उसकी खाली उसी की एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकती है। सो ऑप्शन बी नहीं आएगा यहाँ पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उसकी जीरो स्पीड तो है ही नहीं, अंडर मोशन है तो ऑब्वियसली स्पीड जीरो हो ही नहीं सकती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, acceleration is perpendicular to the velocity, acceleration is vertical while the velocity can be in any direction, acceleration is vertical and the velocity is horizontal, velocity is in horizontal direction. So हमने कल ही देखा था जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पे वो उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो टेंजेंट देती है हमें डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। हमें पता है एक रेडियस और एक टेंजेंट हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे क्योंकि एक टोवर्ड्स रेडियस है और दूसरा टोवर्ड्स टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी, दैट्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी इनिशियली मूव विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। जो नाउ इसकी वेलोसिटी जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट है कहाँ से करते हैं, इनिशियली इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अभी जब हम देख रहे हैं इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स में अगर हम देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है 25 मीटर पर सेकेंड, तो हमें देखना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या है। अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी हमें 25 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम है 5 सेकेंड्स। अगर हम देखेंगे दैट्स 20/5, दैट्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। Okay, now the next question is the slope of velocity time graph for a particle moving with uniform velocity is equal to slope of velocity time graph। पहले फिर से रिमाइंड करा दूं मैं, जो slope of velocity time graph होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, हमें देता है ये एक्सेलरेशन। यहाँ पे बोल रहा है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप जीरो होगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि उसका जो स्लोप होगा वो जीरो होगा। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। थोड़ा सा याद करो तो ये जो है ये स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, जो कि बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स अ बॉडी, हम एक बॉडी पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस 50 न्यूटन अप्लाई होने से वो बॉडी मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है, ए पार्ट
फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज लेस देन 50 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे लग रहा है वो 50 न्यूटन से कम है। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज मोर देन 50 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 50 न्यूटन से ज़्यादा है। ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी बोथ 1 and 2। इट शुड बी 1 and इट शुड बी बोथ ए एंड बी, सॉरी। सो अगर हम देख रहे हैं बॉडी पे फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है और बॉडी मूव कर रही है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन से ज़्यादा होता, अगर फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन से ज़्यादा होता तो ये बॉडी मूव कर ही नहीं पाती। उस टाइम हम इसको बोलते हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन बॉडी मूव कर रही है, मतलब ये डायनेमिक फ्रिक्शन है, और जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है वो 50 न्यूटन से कम होंगी, तब भी बॉडी मूव कर पा रही है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन से ज़्यादा होता तो बॉडी मूव नहीं करती। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज लेस देन 50 न्यूटन। Now, the next question is cleaning up dust from carpet is due. जब हमें कोई कारपेट से डस्ट निकालनी होती है, जब हम उसको किसी लकड़ी से मारते हैं, उससे डस्ट बाहर आती है, वो किसकी वजह से होता है? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कारपेट है, उसको जब हम डस्टिंग करते हैं, उसको किसी लकड़ी से या किसी चीज़ से मारते हैं, उसमें जो डस्ट है वो बाहर आ जाती है, वो किसकी वजह से आती है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो कैसे, क्योंकि जब हम कारपेट को मारते हैं किसी चीज़ से, जो डस्ट होती है, अभी मारने से पहले डस्ट और कारपेट रेस्ट में होते हैं दोनों। अब हमने कारपेट को हिट किया, कारपेट को मारा किसी चीज़ से, कारपेट आ गया मोशन में, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये रहना चाहता है रेस्ट में, ये अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज नहीं करना चाहता है। तो इससे क्या होता है, कारपेट आगे चला जाता है और जो डस्ट पार्टिकल है वो वही के वही रह जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, जो डस्ट होता है वो कारपेट से रिमूव हो जाता है, कारपेट से अलग हो जाता है। सो डस्ट वहीं पे रहता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Now, the second question is action and reaction forces never balance out because हमने कल भी देखा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज जो है ये इंस्टेंटेनियस फोर्सेज है, ये आपस में बैलेंस नहीं होते, बैलेंस आउट नहीं होते, ये कैंसिल नहीं होते आपस में। क्यों? इसकी वजह क्या है? दे आर इक्वल बट नॉट अपोजिट ऑलवेज। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने कल ही देखा एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट ईच अदर। सो यहाँ पे बोल रहा है बट नॉट अपोजिट ऑलवेज, ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पे अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो यही पे हमें पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट अगेन गलत है। इवन तो अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन पहले ही पता चल जाता है ये अनइक्वल बता रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर दो फोर्सेस को बैलेंस आउट होना है तो हम तभी कंसिडर करेंगे उनकी बैलेंसिंग जब वो किसी एक ही बॉडी पे दोनों एक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक्शन किसी एक बॉडी पे लग रहा है और रिएक्शन किसी दूसरी बॉडी पे लग रहा है, सो ये बैलेंस आउट कभी नहीं होंगे। ऑप्शन डी बोल रहा है दे आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये गलत स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। Now the next question is when an athlete takes part in a long jump, he runs for a while then jumps because अगर हम देखेंगे लॉन्ग जंप जब होता है, जो एथलीट जो होता है वो थोड़ा वो दौड़ के आता है, जंप करने से पहले वो दौड़ के आता है। वो दौड़ के क्यों आता है, इसकी वजह क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन हेल्प्स हिम टू टेक अ लॉन्गर जंप। जो मोशन इनर्शिया क्रिएट करता है, इनर्शिया मोशन क्रिएट करता है वो दौड़ने से, उसकी वजह से इसको ज़्यादा लॉन्गर जंप ले सकता है वो। ऑप्शन बी बोलता है रनिंग फॉर अ टाइम मेक्स हिम अलर्ट, ये ऑप्शन गलत है। इट हेल्प्स हिम टू फोकस ऑन द पॉइंट ऑफ जंप, ये भी इलॉजिकल स्टेटमेंट है। ही कैन अप्लाई मोर फोर्स फॉर द जंप आफ्टर रनिंग, ये भी गलत स्टेटमेंट है। सो द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि बोलता है कि दौड़ने की वजह से इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आता है और इस इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो लंबा जंप ले सकता है, इसीलिए जंप करने से पहले वो दौड़ता है। सो इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें दिखाना है फोर्स बाय एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, वो सिंपली होगा मास के बराबर। सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। फोर्स बाय एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास।
1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, 1 न्यूटन उतने फोर्स को बोलते हैं जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है कितना। ऑप्शन ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। ऑप्शन बी बोलते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और बॉडी का मास 1 ग्राम बता रहा है। ऑप्शन सी बोलते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और बॉडी का मास बोलते हैं 1 किलोग्राम होना चाहिए, केजी। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बॉडी का मास बोल रहा है 1 केजी। तो हमने कल देखा जो न्यूटन है एस अ यूनिट ऑफ फोर्स, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 1 किलोग्राम 1 केजी, और उतना फोर्स हम कितना फोर्स हम इस बॉडी पे लगाएंगे ताकि उसमें एक्सेलरेशन आए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फोर्स हमने लगाया उस फोर्स को हम उस टाइम बोलेंगे 1 न्यूटन। अगेन अगर हमारे पास 1 केजी का बॉडी है, 1 केजी मास का बॉडी है, उसमें अगर हमें प्रोड्यूस करना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, उसमें कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं 1 न्यूटन ऑफ force. So option D should be the correct answer. Acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. So thank you. That should be all.